अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए गाज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानिक कंगरानी और आप देख रहे हैं गाज न्यूज़। सिंध हुकूमत की 10 रुकनी कमेटी हल्फ उठा चुकी है और अपने अपने वज़रा को अपने अपने डिपार्टमेंट अलाट किए गए हैं और वज़रा ने अपने डिपार्टमेंट्स में काम शुरू कर दिया है। तो दूसरी जानिब वज़रा ने अपने पसंद के अफसरान के तबादले और जो के मामले शुरू कर दिए हैं, ज़ाहिर मुदाखलत शुरू कर दी है। किसको कौन सा अफसर चाहिए, किसका पसंद क्या है। हर मिनिस्टर, हर वज़ीर अपने अपने मनपसंद अफसरान को अपने महकमे में लाने के लिए चला जा रहा है। बाकायदा जो काम है वो तो ईद के बाद ही होगा, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है और रोज़ा के मामले से बहुत सारे काम रुके हुए हैं। उसके बावजूद वो 10 रुकनी कमेटी ने, सिंध हुकूमत में जो 10 रुकनी कमेटी है वो उसने काम शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत की जो 10 रुकनी कमेटी और जो 4 से 5 जो अपने सलाहकार हैं, मुशीर हैं, उनके हवाले से ज़राए का कहना है कि उनमें जो वज़ीर अपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख्वाहिश को नज़रअंदाज किया गया है। इसके दलील में ज़राए का कहना है कि ज़िया हुसैन लंजार, सैयद सरदार अली शाह, अली हसन ज़रदारी और दीगर जो हैं ये उसके मिसाल हैं, जिनको न सिर्फ अहम डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं बल्कि वो उनको बड़े तुम तराक से जो उनकी मर्ज़ी भी चल रही है। जबकि ज़राए का ये ख्याल है, यह कहना है कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से मीर नादिर मक्सी साहब, आगा सिराज दुरानी, गयान चंद इसरानी और दीगर नाम उसमें शामिल थे, जिनको नज़रअंदाज किया गया है। इस सिलसिले में ज़राए वसूख से ये कहना है कि जो 10 रुकनी कमेटी है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने तय की है, मुकर्रर की है, उसकी हतमी इजाज़त के बाद ये कमेटी बनी। वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने इन वज़रा से जो 10 रुकनी कमेटी उनको उठाया गया है, न सिर्फ ये बल्कि उनको अलाटमेंट भी उसकी ख्वाहिश पे, उसकी मर्ज़ी पे अलाट किए गए हैं। ख्याल ये है कि इस मरतबा ऐसा हुआ है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को नज़रअंदाज करके बिलावल अपने आसिफ अली ज़रदारी साहब फ़रियाल तालपुर साहबा की ख्वाहिश को तरजीह दी है। जिस वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नाखुश बताए जा रहे हैं। ज़ाहिर है उसने जिन लोगों से कमिटमेंट की होगी या उसकी ख्याल आगा सिराज दुरानी या इसरानी जो जिन के नाम दिए गए हैं, उनको न सिर्फ निकाला गया है बल्कि ये भी हुआ है उनको आगे अगली जो कहा जा रहा है कि कोई 1-2 महीने के अंदर बाकी 8 से 9 वज़रा पर मुश्तमिल काबीना में शामिल किए जाएंगे। अब देखते हैं उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। फ़िलहाल तो इम्तियाज़ शेख साहब हैं, आगा सिराज दुरानी है, इसी तरह ज्ञानचंद इसरानी और दीगर बख्शी साहब हैं, इनको नज़रअंदाज किया गया। उसको किनको तो वज़ारतें दी नहीं गई, अगर जिनको दी गई है तो उसको इस किस्म की वज़ारतें दी गई जो अनफिट समझे रहे हैं, बल्कि वो वज़रा वो जो है वो ख़ुद को अनफिट महसूस कर रहे हैं। ऐसे जैसे आप मिसाल के तौर पर देखें कि शर्जील इनाम मेमन को बस ट्रांसपोर्ट में ट्रक पे बिठाया गया है, वो ट्रांसपोर्ट के उसको महकमा दिया गया है, जबकि उसने अपने दौर में मेरे ख्याल में 2 से 3 मरतबा वो इत्तलात के वज़ीर रहे हैं। उसने इत्तलात के कलमदान उसके हिस्से में रहा है, तो उसने बड़ी खूबसूरती से बड़ी शानदार अंदाज में चलाया है और मीडिया को अपने गिरद रखा है। बावजूद इसके कि करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम करते हुए वो जेल तक गए हैं। न सिर्फ वो बल्कि उसके कुछ लाडले जो अफसरान थे वो भी जेल यात्रा कर चुके हैं। ये तो एक अलग मामला है। करप्शन तो सिर्फ महकमा इत्तलात में नहीं जो अब तक चल रही है, तो करप्शन का सिंध हुकूमत में सिर्फ महकमा इत्तलात में नहीं है, ये तो हर महकमे में ऐसी है। एग्रीकल्चर को देखें, ज़राअत को देखें, या जो भी है, फिनांस में देखें, तो जहाँ
حسن نقوی صاحب کو نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کی خواہش ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ جو ابھی تک فارغ بیٹھے ہیں اس کو لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کمشنر کراچی لگانے کے لیے پروپوزل تیار کیا گیا ہے، جو ظاہر ہے ابھی تو وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد شاہ صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہیں، اب واپس آئیں گے تو اس معاملے کو بھی ممکن ہے کوئی آگے ملے، کوئی ٹرائل لگ جائیں، وہ حسن نقوی صاحب کو کمیشن لگایا جائے۔ جب اس کے نہ صرف یہی ہے، اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایک تو ریکمنڈیشن کو نظر انداز کیا گیا ہے، دوسری جانب جو وزراء ہیں وہ ان میں آپس میں بھی جو زور لگا رہے ہیں، خصوصاً محکمہ انفارمیشن پہ سعید غنی صاحب ہیں، شرجیل انعام احمد صاحب ہیں اور ناصر شاہ صاحب ہیں، ان کے بڑے رساکشی بھی چل رہی ہے، ان تینوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو ملے، کیونکہ باوجود اس کے کہ تینوں کو ایک دو مرتبہ کسی کو ناصر شاہ کو بھی ایکسپیرینس ہے، سعید غنی صاحب بھی ایک مرتبہ رہ چکے ہیں، جبکہ شرجیل میمن صاحب دونوں صاحبان سے زیادہ کام کر چکے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں محکمہ اطلاعات کو چلا چکے ہیں، اور وہ ہم نے یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کا اپنا طریقہ جو ہے اس نے بالکل اپنا محکمہ اطلاعات کے زمانے میں پوری میڈیا کو اپنے گرد رکھا ہے، اور اس کا یہ ہنر بھی ہے جو اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ ہی اس محکمے کو چلایا ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک ذرائع کا خیال یہ ہے کہ شرجیل محمد صاحب اس لیے بھی زور لگا رہے ہیں کہ اس کے نہ صرف چینل ہیں اور ڈمی اخبارات اور اخبارات کا سلسلہ بھی ان کے حصے میں ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ محکمہ اطلاعات کس کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ تین ہیں، لیکن ایک طرف سعید غنی صاحب ہیں، دوسری طرف ناصر شاہ اور شرجیل محمد صاحب ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون پہلے پہنچتا ہے اور کس کو یہ ایکسس حاصل ہوتی ہے یا یہ مارکہ سر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اس جو کابینہ کے اس انداز میں مقرری پر ناخوش ہیں اور اس نے اپنے اظہار بھی کر چکے ہیں، لیکن اس اظہار کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اب خیال یہ ہے کہ جو آنے والے کچھ دنوں میں جو باقی کابینہ کے جو منسٹر ہیں کہا یہ جا رہا ہے 8 سے 9 وزراء کو اٹھایا جائے گا، ممکن ہے اس میں ان کو شامل کیا جائے۔ ویسے تو آغا سراج درانی، نادر مکسی، امتیاز شیخ، اس طرح کے دیگر سینئر رہنما جو پیپلز پارٹی کے وسان صاحب کو، بلکہ وسان فیملی کو تو مکمل پہلے بھی نظر انداز کیا گیا ہے، وہ الیکشن ان کو ٹکٹ ہی ایک ملی ہے، ایک نشست جو منظور حسن صاحب کے بیٹے کو ملی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح دیگر کو بھی نظر انداز ہونے یا پارٹی کی جو نثار کھوڑو صاحب ہیں، اس طرح دیگر سینئر رہنما اس کو نظر کہ سائڈ لائن تو لگایا گیا ہے۔ اپنے چاندیو صاحب جو مطلب بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو محسوس ہو رہا ہے جن کو نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ وہ اپنے جس وزارت میں انہیں اٹھایا گیا انہوں نے اپنے ذمہ بڑے خیر خوبی سے بڑے شاندار انداز سے ادا کیے ہیں۔ مولا بخش چاندیو صاحب اپنے بڑے دعوے دار انداز میں محکمہ اطلاعات سندھ کو چلا گئے، ویسے جو پارٹی موقف رکھنے کے حوالے سے بھی وہ اپنے شانایت انداز میں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور دلیل رکھتے ہیں۔ اسی طرح کھوڑو صاحب ہیں، آغا سراج درانی ہیں، یہ سینئر رہنما ہے۔ منظور حسن صاحب کا اپنا انداز ہے، چلو ان کو ہم اس پہ نہیں کہتے۔ اب خیال یہ ہے کہ کابینہ میں جو بلاول بھٹو زرداری کے فیصلے کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، فریال تالپور صاحبہ کو اہمیت دی گئی ہے، یہ خیال ہے، اور اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب نے فریال تالپور کے جو ریکمنڈیشن ہے ان کو ترجیح دی ہے۔ نہ صرف یہ اس کو ترجیح دی بلکہ ان کو منسٹر کو وزراء کو جو قلمدان ملے ہیں ان حوالے سے بھی ظاہر ہے جال حسن انجار اتنے بڑے ایکسپیرینٹ نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے وکیل ہیں، ان کا جو اس ماضی میں بھی اس کو میرے خیال میں وزارت میں رہے ہیں، لیکن اس انداز کے برچم قسم کے
मिनिस्टर्स नहीं रहे, जिस तरह मिसाल मंजूर हसन है या शर्जील इमाम मेमन को ले लें कि उन्होंने अपनी वजारतें बड़े थाम से चलाई हैं, धूम बड़े दहमान के सिंधी में चंदन दाबे सां हलाइन, बड़े दबन किस्म अंदाज में चलाई है। तो हमारा अली हसन जरदारी साहब हैं या इनके जो इस किस्म के जो भी हैं, फरियाल तालपुर के जो कमाऊ या उनके जो इस अंदाज के रहने वाले हैं, सरदार शाह के अलावा सरदार शाह साहब हालांकि वो उसकी जो वजारत की उसकी महकमा हम देखें तो महकमा सकाफत हो या एजुकेशन हो, उसने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया। उन्होंने तो मेरे ख्याल में करप्शन और उतनी हुई है, हालांकि सरदार शाह साहब पढ़े लिखे शख्सियत हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों को पता है, उससे वो लिटरेट किस्म के आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी अपने महकमे में कोई बड़ी कामयाबी या कारनामा नहीं नज़र आ रहा, कोई जिस अंदाज में उन्होंने उस अंदाज को अपनी वजारतों को चलाया हो। हमें तो ये भी नज़र करप्शन का आलम ये भी था कि एक बेच जो है 10 से 15 हज़ार रुपये एक जो स्टूडेंट बेच होती है, जो कुर्सी और जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में दी थी, उनका ये स्कैंडल भी आया था जिसका हिस्सा सईद गनी शाह साहब पे डाल रहे थे और शाह साहब सईद गनी साहब पे डाल रहे थे। अब देख ये मामला तो खामोशी के साथ हल गया, उसका कोई नहीं है तो ये करप्शन किसके हिस्से में थी, लेकिन कहने वाले कहते हैं दोनों इस करप्शन में मुलव्वस थे। तो बात ये नहीं थी कि इस मरतबा तो पहले जो फेज़ है 10 रुकनी कमेटी है, वहाँ तो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब का सिक्का चल गया है और उसके जो नामिनेशन है वो उसके नामजदा किए गए जो MPs थे वो न सिर्फ मिनिस्टर बने हैं बड़े तादाद में, बल्कि उनको एमनेस्टी भी दी गई है, जबकि इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नज़रअंदाज किया गया है। अब देखते हैं कि इस सूरत हाल में खुसूसी तौर पर ये जो महकमा इत्तलात के हवाले से जो भागदौड़ चली जा रही है, सईद गनी साहब हैं, अपने शर्जील इमाम मेमन साहब हैं और नासिर शाह साहब हैं, ये तीनों अपने अपने अंदाज में तकड़े किस्म के आदमी हैं, तकड़े रन में पीपल्स पार्टी के या अपनी पार्टी की आदत के हवाले से वो बड़े शानदार अंदाज में मौक़िफ़ रखने वाले हैं। वो उनको बात करनी आती है, वो अपने मौक़िफ़ रखना आता है, वो अपनी मिनिस्ट्री में करप्शन अलावा करप्शन, क्योंकि करप्शन का मामला तो ये पीपल्स पार्टी के पिछले 15-20 बरस में जो सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, हम देखते हैं कि हर महकमे में इतनी करप्शन हुई जो हम जिसमें देखते हैं तो क़यामत तबाही कुन करप्शन नज़र आएगी। वो हम जिस महकमे में देखेंगे अगले के देखेंगे उसमें ज़्यादा होगी। इसी तरह हर महकमे में करप्शन का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे क्योंकि वो तो अलग है, लेकिन इस वक्त जो मामला सामने आया है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो रिकमेंडेशन थी वो सीनियर जो रहनुमा थे वो नज़रअंदाज हो चुके हैं और फरियाल तालपुर साहब के रिकमेंडेशन को तरजीह मिली है और जो है उनको न सिर्फ तरजीह मिली है बल्कि उनको मनपसंद महकमे में मिले हैं। अब तो ज़ाहिर है ये मामला जब आया है सामने आया है तो शाह साहब जनाब मुराद अली शाह साहब अब तो उम्रे के लिए बाहर सऊदी अरब चले गए हैं, लेकिन देखा ईद के बाद देखते हैं क्या होता है और नई काबीना जो मेंबरान शामिल होते हैं उनमें किसको नज़रअंदाज किया जाता है और किसको फातह होती है। जैसे कि 3 एक्साइज मिनिस्ट्री के लिए 3 ज्ञानचंद साहब और 3 जो हैं वो मुकेश चावला जिसके लिए अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिकमेंडेशन की थी जिसको नज़रअंदाज किया गया है। तो अब उसमें जो एक्साइज मिनिस्ट्री किसको मिलती है, इसी तरह जो मामले हैं वो देखते हैं क्या होता है। ये बाकी मामले तो नई काबीना में देखें किस अंदाज में हल किए जाते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के रिकमेंडेशन को किस तरह से अहमियत मिलती है या जो नई काबीना में शामिल किए गए नए वज़रा में उनमें भी चेयरमैन साहब को नज़रअंदाज किया जाएगा। तो ज़ाहिर है फिर तो ये होगा कि ये कंपनी में नहीं चली वाला मामला सामने आएगा और पीपल्स पार्टी जिसमें
वो انداز نہیں رہا. وہ جو پہلے ایسا ہوتا تھا کیا تھا فیصلہ کرتی تو اس کو سامنے کوئی نہیں آتا تھا. محترمہ بینظیر کا زمانہ تھا جب تو اس کی فیصلوں کو اتنی اہمیت ہوتی تھی, کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے. لیکن جب سے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں جناب آصف علی زرداری صاحب آئے ہیں تو ان کو انکار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ جہاں مہتاب ڈائر کی صورت میں ہو, ذوالفقار مرزا کی صورت میں ہو یا کسی اور نام ہے جو صاف انکار کر کے اس کے سامنے الیکشن میں کھڑے بھی ہوئے ہیں. کامیاب ہونے کے بعد پیپلز پارٹی ان کو اپنے حصے میں شامل کرنے پر مجبور ہے. ناظرین, ہمارا آج کا ولاگ یہاں تک پورا ہوا. ہمارا جو ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی فیڈ بیک کی ہمیں بہت ضرورت رہے گی اور ہمیں بالکل اپنے رائے سے آگاہ کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ.